नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक एग्रो प्रोडक्ट वाली कंपनी को लेकर के। जो कंपनी खास के देखा गया कि बासमती राइस और कुछ इस तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, पैकेजिंग करके मैन्युफैक्चरिंग और उसको क्या कहते हैं प्रोसेसिंग करके बेचती है। इसमें कुछ ब्रांड्स हैं इसको लेकर के, जहाँ पे कहती है फ्रेश गोल्ड्स हैं, एचएमए गोल्ड्स हैं, ब्लैक इसमें की कंसिस्टेंसी की बात करती है, कैच फॉर फ्रेशनेस की बात कर रही है कंपनी। साथ में देखेंगे तो बासमती राइस की इनकी है और कामिल एक ब्रांड्स है इनका। बेसिकली बताऊं तो मैंने इस तरह के ब्रांड कभी अपने नज़दीकी में देखा नहीं। अब इनकी ब्रांड्स कहाँ चलती है ये तो मुझे आइडिया नहीं। हाँ, लेकिन मैं इसको स्टॉक मार्केट की तरफ लर्न करके देखूंगा कि ब्रांड इनकी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे चलती है, क्या डोमेस्टिक मार्केट से आती है या फिर इंटरनेशनल मार्केट से आती है। तो चलिए, ये कंपनी कहती है कि हमारे पास करीब 700 प्लस मीट्रिक टन पर डे का क्या है मैंने प्रोसेस करते हैं। एसएमए एग्रो इज अ फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंप्लीशन फॉरवर्ड द बैकवर्ड्स इंटरेक्शन ऑफ द इन द फूड प्रोसेसिंग और उस पे काम करते 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 99 प्लस टाइप ऑफ द फूड प्रोडक्ट इनके पास है। और ये मैंने इस तरह के कोई प्रोडक्ट ब्रांड्स को देखा तो नहीं है फिलहाल। कंपनी कहती है कि हमारे पास शायद कंट्रीज वेयर जहाँ पे इनकी कामकाज रहती है, कहाँ के कतार में है, सिंगल्स में है, इटली में है, स्वीडन में है, मतलब मलेशिया में है। ये कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ पे कारोबार चलती है, स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचती है। जहाँ पे कहती है कि मिसॉर्ट ऑफ इसमें कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। और इनके ये कुछ शायद इनकी ना लाइसेंसिंग की बात करें, हमारे पास ये सब लाइसेंसिंग है। चलिए, ये तो था बिजनेस मॉडल को लेकर के। अब बिजनेस बिजनेस मॉडल के लेकर के ये मार्केट में है लिस्टेड। लिस्टेड है तो लिस्टेड क्या करती है, लिस्टेड में देखा गया कि पिछले 5 दिनों में लगातार देखा तो 2% गिरावट थी। एक महीने के चार्ट को देखूं तो लगती है कि 3% गिरावट है। और ये गिरावट की बात करूं तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। ये बुल टू बियर मार्केट को कंपेयर कभी किया जाए तो फिर लगता है कि मार्केट गिर गया। कभी बियर मार्केट से बुल मार्केट को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या लगती है, यहाँ पे लगती है कि अच्छा मार्केट तो जंप कर गया ऐसे। लेकिन आकलन करना किससे, इसको कंपेयर करना, मेरा मैं जो स्टडी करता हूँ ना, मेरा स्टडी का तरीका ये है। यदि चार्ट मार्केट में चल रही है तो चार्ट के पीछे की जो बैकग्राउंड है ना, जिसको कहते हैं फंडामेंटल, और इसका बिजनेस, उसको कंपेयर करना, क्या उसी लेवल से कामकाज करती है या फिर और दिशा में चलती नजर आती है। जहाँ पे देखने को मिली जो 6 महीने में लगातार स्टॉक ने एक रिवर्सल की तरह ही देखा है, कुछ में अपर साइड तो देखने को नजर नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी सी कप बनी थी, लेकिन कप को बाद में बनने के बाद जंप तो किया। इसके बाद दोबारा उम्मीद थी जो कप बनेगी, लेकिन कप बन नहीं पाई। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पाई यहाँ पे जिस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, स्लिप करती नजर आई स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे 1 साल के चार्ट को देखें तो लगातार स्लिप ही मॉडल में देखने को मिलती नजर आती है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है इस चीज को लेकर के, जो इस तरह से यहाँ पे मार्केट ने इसको डिक्लाइन किया, तो क्या इस डिक्लाइन के पीछे जो है क्या स्टॉक की जो फंडामेंटल्स चीजें हैं वो सेम एज द डिक्लाइन करती है या फिर कुछ और संकेत देता नजर आता है। चलिए आते हैं एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज को लेकर के, जहाँ पे हम बीएसई पे और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है। कंपनी 2023 में शायद लिस्टेड हुई थी। उसके बाद कंपनी ने कहा कि 2008 की कंपनी है, और 8 की कंपनी के बाद कंपनी ने कहा कि फूड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द हैंडलिंग फूड्स एंड द एग्रो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द फ्रोजन फ्रेश बुफेलो मीट, अर्थात ये उनके अलावा मीट को भी काम काज करते हैं। मीट प्रिपरेशन फॉर्जेस एंड द नेचुरल फूड्स वेजिटेबल्स एंड, और मतलब ये तरह से कहा जाए, ये इस तरह की जो ब्रांड्स है ना, वो उसके साथ बर्गर किंग भी इस तरह के बर्गर आती है, जो कि इनका भी काम है इस तरह के। और बाकी कुछ कंपनियां भी आई थी जिसको पेयर्स में हम आकलन करेंगे। इस तरह की ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि इसकी पेयर्स में आएगी। पहले हम इसको एक नज़र डालते हैं यहाँ पे लेकर। अब यहाँ पे कहती है कंपनी जो फंडामेंटल में इसके बुक वैल्यू है, कहते हैं 14 रुपये का, और इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू है नियरली उसके डबल का। अर्थात ये समझ में ये आई पहली पहली दफा जो इनकी एसेट्स इनके पास काफी अच्छा है, अर्थात नेटवर्थ की वैल्यूएशन ठीक है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये समझ आती है कि यहाँ पे स्टॉक की भीड़ की बात कर रहे हैं काफी, किसको, स्टॉक में लेने वाले की भीड़ की और खरीदने वाले और बेचने वाले की भीड़ को लेकर। तो अर्निंग पर शेयर में ये हमेशा कहता हूँ ये एक दिखावा होता है। दिखावा किससे, से पीछे की हिस्ट्री की जानने के लिए आपको बैलेंस शीट में कुछ फिगर को जानना जरूरी होगा।
क्योंकि ये कुछ फिगर्स होते हैं जो कि इनको इम्पैक्ट और हिट करती नजर आती है। तो देखिए इम्पैक्ट करने वाली फिगर होती है जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि यहाँ से यदि इनका बर्डन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम दिखेगा। और यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे देखा गया कि सेल्स के हिसाब से किस जो क्या उधार सेल्स भी करा हुआ है और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है, इसको लेकर के ये आकलन करता है यहाँ पे। तो चलिए देखें इसको लेकर के। तो यहाँ पे भीड़ की बात करें तो कहती है कि 25.7 का भीड़ है, 25 गुने की भीड़ है। कहाँ पे, अर्निंग के हिसाब से 2 रुपए का अर्निंग है। किसके अर्निंग के बेसिस पे, अर्थात फेस वैल्यू 1 का मतलब 2 गुना के आसपास करती है जो अर्निंग है। उस अर्निंग के बेसिस पे ये लगता है कि मार्केट में 25 गुने की भीड़ है और उस भीड़ में करीब 51 रुपए के आसपास की स्टॉक प्राइस आई है। जहाँ पे ये देखा जाए कि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों जो बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी तादाद में देखा गया तो वो कहते हैं कि 41 के आसपास की वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे भीड़ कम है। यदि इस भीड़ के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं सिंपल को इस भीड़ के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो स्टॉक में कितनी की जंप होना चाहिए, नियरली 20% के आसपास, 50% के आसपास नहीं। यदि देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज कहता है जो नियरली इसको 100% के आसपास जंप मान लें, क्योंकि ये नियरली यदि 25 है तो 25 तो नहीं 50 होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ओवर वेटेज लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एवरेज के हिसाब से। इसके हिसाब से देखें तो वह कहती है यदि दोगुना जाती है तो कितना बच जाएगा, दोगुना जाएगा तो ये जाएगा 100 रुपए के आसपास। और 100 रुपए के आसपास के जिस हिसाब से ये परसेंटेज ग्रो हुआ था ना, उस हिसाब से ये ग्रोथ एक 84 रुपए तक हो चुका है। इसमें 84 रुपए तक ग्रो में पहुंच चुका है। अब एक सवाल वह उठता है जो फिलहाल जो प्राइस है ना वहाँ पे भीड़ के क्या कहते हैं, उसमें एक सवाल बनता है जो इसको लेकर के यदि हम इस दोनों को आपस में क्या करें, एवरेज करके देखें तो एक्चुअली पता चलता है कि मार्केट है फिलहाल जो लेवल है वो बॉटम लेवल पे के लिए काम कर रही है या फिर हायर के लिए कर रही है, या एवरेज से क्या जो ब्रेकआउट है उसको तोड़ती नजर आती है। तो एक साल के डेटा को देखें तो ये कहती है, ये इसको ऐड करेंगे तो 130 के आसपास आती है और 65 रुपए के आसपास की निकल के आती है क्या, एवरेज वैल्यू, नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। तो 65 रुपए के आसपास को क्या कर रही है, वो ब्रेकआउट नहीं करके नीचे की तरफ रिवर्सल में चल रही है स्टॉक। अर्थात यहाँ पे कुछ इनका यहाँ तक रिवर्सल की बात तो समझ आती है। अगला क्या बात करती है यहाँ पे, हम चलिए जानते हैं। जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है कि नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 50 करोड़ के आसपास की है। और करंट रेशियो और डेट्स के बारे में कहती है कि 0.69 और करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.545 के आसपास है। अब आपस में तालमेल क्या है, इसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि हम कंप्लीट लर्निंग करते हैं विदाउट दिखावा दिखावा को लेकर, क्योंकि दिखावा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम आकलन करते हैं बैलेंस शीट से, इसीलिए हमारा लर्निंग थोड़ा सा लंबा होता है और लर्निंग में हम एक एक एस्पेक्ट को लेकर का प्रयास करते हैं। चलिए जहाँ पे देखने को मिला कि वरुण बेवरेज, हत्सुन्स, विकाजी फूड, जयदूज फूड, एलटी फूड्स, अवंती फीड्स, ये सब बड़ी कंपनियां इनके लिस्ट में है जहाँ जिसके हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से। और यहाँ पे पी के बारे में कहते हैं कि पी सबसे छोटा भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी का काफी अच्छा अट्रैक्टिव मूवमेंट है। यहाँ पे 25 के आसपास की यहाँ पे भीड़ है, तो कुछ तो बात होगी। इससे ज्यादा यदि बात है तो क्या कहना चाहता है इसको लेकर के, चलिए हम जानते हैं। इसको लेकर के डेट्स को लेकर के देखिए जिसकी वजह से बर्डन बनती है तो 41 के आसपास कहती है। और यहाँ पे ये डेट्स में काफी क्या कह रखा है, डेट्स थोड़ा सा ओवर वेटेज कर रखा है जिसकी वजह से जो ईपीएस है वो थोड़ा पिट जाती नजर आती है। आते ही क्वार्टरली डेटा में कंपनी कहती है कि इनका क्या है, कुछ ऐसा रिवर्सल की बात करते हो नहीं, कहती क्वार्टरली डेटा में कंपनी के पास लगातार आप ट्रेंड देखो, सेल्स लगातार क्या हो रही है, लगातार सेल्स बिल्डअप हो रही है, मतलब यहाँ तक कोई भी कमी न देखने को नजर नहीं है सेल्स के आंकड़े के हिसाब से। अब सेल्स यदि इतना अच्छा कर रहा है मार्केट में तो प्रॉफिट को लेकर क्या कर रही है, तो प्रॉफिट को लेकर पिट रही है। अर्थात ये क्या हुआ, यदि कहती है कि प्रॉफिट में उतना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहती है कि गिर गया, अब ऐसे कैसे हुआ, उनका खर्च काफी ज्यादा कर लिया क्या, और खर्च का क्या तरीका था ये भी यहाँ करना जरूरी है ना, खर्च में क्या ऐसा खर्च था जिन्होंने ज्यादा कर लिया। कहते हैं मटेरियल कॉस्ट हमारे पास था, ज्यादा था, बाकी कुछ उन्होंने डिक्लेरेशन किया नहीं, 100% तो पुरता नहीं, 91%, 9% के आसपास गैप देखने को मिला है। 9% के आसपास अदर एक्सपेंसेस के ऊपर उन्होंने कम खर्च किया होगा। अब आते हैं इसको लेकर के, जो भी अदर इनकम सोर्स भी देखें तो अदर इनकम सोर्स में क्या हुआ, क्योंकि पिछले साइड में था वो काफी अच्छा था, वहां पे क्या हुआ, एक गिरावट देखने को मिला, मतलब कुछ चीजें तो अच्छी थी, कुछ चीजें अच्छी देखने को नजर नहीं आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेट प्रॉफिट की पार्ट थी
वो पिट गई इस हिसाब से जो पिछले किसी क्वार्टर में इनका लगातार पिटता है, इस क्वार्टर में पिटा, इस क्वार्टर मतलब ये एक सस्टेन नहीं कर रही है क्या एक बिजनेस में, जो एक ये सस्टेनिटी होती है जहां हमें इस लेवल पे सेल किया तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इस लेवल पे होना चाहिए, ऐसा इसमें उतार चढ़ाव को देखने को मिलता है। ऐसे प्रॉफिट के बारे में आकलन करें ईयरली बेसिस में तो कहती है सेल्स तो लगातार बढ़ी है, सेल्स के आकलन देखें तो करीब 5,000 करोड़ तक के आसपास की पहुंची है, और यदि ये 5,000 करोड़ के आसपास पहुंची तो प्रॉफिट के बारे में कहती है 101 करोड़ का, जो कि यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि यहाँ से चढ़ा था, फिर यहाँ पे चढ़ा और उसके बाद धड़ाम से गिर गया, तो यहाँ से चढ़ा था, यहाँ से चढ़ा, मतलब कुछ एंगल्स में लगातार साल में साल तो चढ़ी है, लेकिन कभी कभार आकर के गिर जाती है, मतलब सस्टेनिटी जो है ना वो थोड़ा सा इसमें गैप बनती नजर आती है। हिस्टोरिकल डेटा बेसिस कहती है जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो नियरली देखने को मिला, जो पिछले 3 साल में 41% तक प्रॉफिट की बात करती है, एक समय तो गिरावट था लेकिन अगले लास्ट 3 साल में 22% के आसपास, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कि कुछ था जान ही नहीं है, रिटर्न इक्विटी की अच्छी बात करते हैं, मतलब कुछ संकेत अच्छा देता है, कुछ संकेत अच्छा नहीं देता है। अब आते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे इनको समझने के लिए जो क्या इनका रेशियोज है किसको लेकर के, बैलेंस शीट को फिगर को लेकर के, जहां कंपनी ने जो कंपनी का क्या हुआ जो बोरेंस के पार्ट से उसको लेकर कंपनी ने क्या कहा, तो इनका जो बोरेंस के पार्ट उन्होंने डेवलप किया, और बोरेंस के पार्ट को एक बात आती है डेवलप उन्होंने क्या किया, इस पैसा जो लिया उन्होंने उस पैसे को यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया, यूटिलाइजेशन में क्या उन्होंने कुछ बढ़ाया तो कहते हैं इन्होंने फिक्स सेट्स में इंक्लूड किया, कहती है ठीक है इंक्लूड किया अच्छी बात है, इसके बाद पैसा कहाँ गया, तो कहती है हमारे पास जो कैश जो ये था ये तो कम हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आकर के फंसी पैसा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ पे करंट रेश एसेट्स के अंदर इनको पैसा देखने को मिला है, और करंट रेशियो में ये देखने को मिला जो इनका ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट को देखें, खास कर कहते हैं उसको कहते हैं उधार कहते हैं, जो कि उधार के बारे में पता है ना, उधार कितने होते हैं कैसे होते हैं कितनी परसेंट की रिस्क होती है, इस उधार वाले मार्केट में देखा गया तो कंपनी कहती है हमारे पास क्या है करीब करीब 500 करोड़ का उधार पड़ा हुआ है। अब उधार पड़ा हुआ है कितने दिन के लिए पड़ा हुआ है, तो ये कहती है हमारे पास कितने दिन के लिए पड़ा हुआ है, नियरली 3 महीने के उधार पड़ा है, मतलब 3 मंथ के लिए उधार पड़ा हुआ है, और 3 महीने के उधार की बात करें तो क्या ये लास्ट क्वार्टर में 500 करोड़ का ट्रेडिंग किया था, कहती है हाँ, लास्ट क्वार्टर में 1300 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया था, तो इसमें 500 करोड़ के आसपास निकल के आया। प्रॉफिट के बारे में कहती है तो टोटल प्रॉफिट मार्जिन को देखें 101 करोड़ में 48 करोड़ को क्या कहती है, इन दोनों को आपस में तालमेल करके देखें जो कितना निकल के आती है, ये एक सवाल बनता है इसको लेकर के, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जा सकता है, और इस प्रॉफिट के बेसिस पे देखिए आकलन करके तो जितना इन्होंने 101 करोड़ का कमाया उस पैसे को यहाँ पे जो उधार फंसा हुआ है जो कि एक रिस्क ही पैसा होता है, रिस्क फैक्टर होता है, उसमें क्या कहता है उसकी परसेंटेज क्या ग्रो करती है, इसमें से ये देखने को मिला जो जितना इनका प्रॉफिट की पार्ट थी उसका कितना गुना, उसका नियरली देखा गया कि 5 गुना क्या है 5 टाइम्स जो है ना मार्केट में पैसा ही फंसा हुआ है, अर्थात प्रॉफिट यदि इसमें से 10% का भी रिस्क बैड डेट्स में जाता है तो क्या होगा थोड़ा सा इम्पैक्ट इसको डाल सकता है आगे चल कर। अब आते हैं एक और एंगल को लेते हैं जिसको समझने के लिए हम जाते हैं रेशियोज को लेकर के, रेशियो में हमने देखा किसको लेकर के, रेशियो में देखें तो कहती है हमारे पास कितने दिन में पैसा देते हैं ये कंपनी, कहती है हमारे पास 1.5-2 महीने में पैसा देते हैं, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी के बारे में देखते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के, यहाँ पे मैंने शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि मैंने रेशियोज को लेकर के परसेंटेज ऑफ ग्रो को मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग को दर्शा दिया था, उसके लिए सॉरी फॉर डैट। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ पे कंपनी को ने क्या कहा, यहाँ पे देखा गया कि कंपनी में खास के करीब 83% की होल्डिंग इनके पास खुद की है, और 16% की होल्डिंग किसकी है, आम इन्वेस्टर की है। आपस में तालमेल क्या कहती है इसको लेकर के, आपसी तालमेल में देखते हैं क्या संकेत देता नजर आता है, तो यहाँ पे देखें स्टॉक को लेकर के तो कहती है कि 83% की होल्डिंग तो प्रमोटर एज रखा हुआ है, एफआई की तादाद भी काफी अच्छी देखने को मिला है स्टॉक को लेकर के, यहाँ पे 5% है, डीआई की कोई तादाद नहीं है, कभी भी डीआई इसमें इंटर हुआ था लेकिन बाद में कोई डीआई देखने को नजर नहीं आई, पब्लिक में 11% की होल्डिंग है, और लगातार यहाँ पे ये देखने को मिला जो स्टॉक में एक जो ट्रेंडिंग बनती है ना, ट्रेंडिंग की टॉपिक की तरफ देखें जहाँ पे शेयर होल्डर की तादाद करीब 58,000 करोड़ 58,000 के आसपास था, वहाँ पे अभी भी जून में 58,000 के आसपास की मिली है, मतलब जो रिएक्शन था जून 23 के हिसाब से वही जून 24 के हिसाब से रिएक्शन था, इसको वाई में सेम कस्टमर सेम शेयर होल्डर की तादाद है, लेकिन बीच के तादाद की बात करें तो इसमें से जंप थी, इससे काफ़ी ज़्यादा जंप थी, मतलब यहाँ पे मार्केट को लोगों ने
छोड़ छोड़ के भागते नजर आए थे यहाँ पे, खासकर सितंबर दिसंबर के अंदर। दोबारा जून के अंदर लोगों ने यहाँ पे अपनी विश्वास बनाने के लिए यहाँ पे लगा है। जिसके बेसिस पे आप चार्ट को देखें, पिछले 6 महीने के चार्ट को, तो चार्ट में उस तरह के रिवर्सल देखने को नजर नहीं आई जिस हिसाब से यहाँ पे वो क्या आया, शेयर होल्डर आए। ऐसे 1 महीने के चार्ट को देखो तो 1 महीने के चार्ट एवरेज से भी काफी नीचे की मोमेंटल चलती नजर आती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है जो क्या, एक क्वेश्चन ये है, जो क्या जो ये प्राइस है, जो फिलहाल जो प्राइस है, ये यहाँ से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक संकेत हमेशा लोगों की क्वेरी होती है, तो क्या संकेत देता है। तो संकेत देने के कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कई सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, मार्केट की स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ये है जहाँ पे जिनको पैसा प्रॉफिट बनाना है ना, वो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, कहते हैं ना पैसों से पैसा बनता है, वो यही स्टॉक मार्केट में बनता है। पैसा होगा ना तो पैसा यहाँ से ये उन्होंने बूस्ट करेंगे, और बूस्ट करने के बाद फिर उनको नीचे की तरफ धकेलते नजर आते, रिवर्सल आएगी तो फिर क्या होगा, एक का प्रॉफिट एक का लॉस तो ऑब्वियसली चलता रहता है मार्केट को लेकर। तो यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे 1 साल की चार्ट में तो ऐसे देखने को मिला, चाहे हम 1 महीने की चार्ट को रिवर्सल देख लो या फिर 5 दिन के चार्ट में कुछ ऐसा संकेत देता हो जहां से स्टॉक ने कुछ बड़ी मोमेंटल होने की तैयारी कर रहा हो। तो यहाँ पे तैयारी की बात करूँ तो तैयारी जिस हिसाब से गिरावट थी यहाँ से लेकर के, मुझे लगता है कि यहाँ तक ही आ जाइए पिछले कुछ दिनों में तो शायद बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से थोड़ा सा जंप इन्होंने किया है, यहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई होगी इस टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे लोगों ने बुक करके यहाँ भी प्रॉफिट बनाया था। तो स्टॉक मार्केट में यही है, बॉटम पे लो और हाई पे बेचो, एक यही स्ट्रेटजी होती है कंपनी को लेकर के। जहाँ पे हमने इस स्टॉक को लेकर देखा, और यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए यदि हम सिंपल स्ट्रेटजी में देखें तो कहती है कंपनी रिवेन्यू ग्रोथ है, ये सब के सब ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, ये सब के सब डिक्लाइन करती है। ऐसे बैलेंस शीट की फिगर के लिए कहती है कंपनी यहाँ पे जो कुछ फिगर आउट क्या कहती है वाई वाई में हमारा कि ये जंप है, ये जंप है, मतलब सब तरह से कहते हैं हमने इंक्लूड किया है मार्केट को लेकर के। लेकिन आपने देखा होगा मैंने किस फैक्टर को लेकर के काम समझने का प्रयास किया था, जो ये जो प्रॉफिट ईपीएस निकला और ईपीएस के पार्ट में देखा कि किसको लेकर के, हमने डेटर्स को लेकर के देखा, जो करीब 500 करोड़ के आसपास डेटर है। प्रॉफिट की पार्ट कितनी थी, करीब 100 करोड़ के आसपास, अर्थात 5 गुना के आसपास क्या कहती है, 5 टाइम के आसपास डेटर उधार पासा पड़ा पैसा। आप सोचिए आपके रिस्क और बाकी सारा रिस्क को कवर कर सकती है नहीं कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। इसका एक नजर डालेंगे पीयर्स को लेकर के। यहाँ के पेयर्स में देखा गया कि पेयर्स में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है, जहाँ पे अवंती स्पीड है इस टॉप पे देखने को मिलता है। ऐसे सीधे सीधे चलते हैं मार्केट डेटा की तरफ। मार्केट डेटा में देखें इन सभी कंपनियों में जो परफॉर्मेंस लेवल रही है कुछ सालों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, उसमें क्या देखने को मिलता है, तो कहती है यहाँ पे देखने को मिलता है जो बैंका इंडिया है जिनका पास परफॉर्मेंस ये लेवल देखने को मिलती है, इसके पास ये देखने को मिलता है। अब इसलिए जिनका जो कंपनी है जब जिसका हम बात कर रहे हैं फिलहाल, उसका नाम यहाँ पे सबसे नीचे की तादाद में है, जो कि कंपनी लगातार आप चार्ट के देख पा रहे हैं सबसे इनके पीयर्स में सबसे निचले पायदान पे यही कंपनी की रेशियोज निकल के आते जो कि परफॉर्मेंस लेवल की को दर्शाता है 1 साल में। सबसे बेटर परफॉर्मेंस की बात करें तो कहती है यहाँ पे हेरिटेज फूड का आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो कि लगातार परफॉर्मेंस लेवल पे बनी है, चाहे महीने दिन की बात करें या फिर अदर कोई बात करें, चाहे अवंती फीड्स की बात करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।